क्या हुआ? मतलब कौन से सब्जेक्ट के टेक्स्ट बुक नहीं है ना, स्टेट बोर्ड के सेम ही रहते हैं ना। हाँ, स्टेट बोर्ड के सेम ही रहेंगे ना आपके। लास्ट मीन्स लास्ट ईयर का भी कुछ चेंज नहीं हुआ है ना, सो जो लास्ट ईयर रहेगा वही सेम ही रहेगा। यही तब पे तक के लिए यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ फाइल, अगर जब तक आपका टेक्स्ट बुक नहीं आता है सो एटलीस्ट तब तक के लिए पीडीएफ डाउनलोड कर लो, बिकॉज सेम ही रहता है वो। बाल भारती का जो ऐप है ना, वहाँ से आपका डाउनलोड हो जाएगा। वो सीबीएसई और एचएससी का सिलेबस अलग होगा ना, ऐसे। हाँ, अलग होता है। स्टेट बोर्ड का सिलेबस बिकॉज यहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिसाइड करता है ना, एंड सीबीएसई का आपका 11th 12th का सिलेबस वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है, सो वो अलग होता है। क्योंकि लास्ट ईयर जो 10th में था, हाँ। उसका मतलब एसएससी और सीबीएसई का सेम सिलेबस, किसका? एसएससी और सीबीएसई का। हाँ, हाँ, स्टेट बोर्ड 10th का। 10th का। हाँ, नो, नॉट पॉसिबल, नॉट इवन पॉसिबल। पॉसिबल कैसे है? हाँ, पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सीबीएसई का सिलेबस अलग होता है, डिफरेंट होता है, वो सेंट्रलाइज होता है ना, और वो दिल्ली से डिसाइड होता है, और स्टेट। हाँ। लेकिन लास्ट ईयर में वो क्लासेस को जाता था ना, हाँ। हाँ। उधर मतलब इकोनॉमिक्स में भी सेम ही पढ़ाते थे। हाँ, मे बी हो सकता है कि बेसिक्स तो सेम ही रहेंगे। बेसिक सेम होगा, बट इवन सब्जेक्ट्स भी डिफरेंट होते हैं, जहाँ तक मुझे पता है बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी, जैसे यहाँ पे स्टेट बोर्ड में सिर्फ आपके बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं ना 10th में। अब वही अगर आपका आईसीएससी है या सीबीएसई है, तो आपके सब्जेक्ट्स भी अलग हो जाते हैं, पेपर, यहाँ तक कि पेपर पैटर्न भी चेंज होता है। पेपर पैटर्न भी आपका चेंज होता है, एंड कितने मार्क्स के एमसीक्यूज आने वाले हैं, कितने शॉर्ट आंसर है, ये सारा चीज सब चेंज होता है, बिकॉज दो अलग अलग बॉडी है ना जो पेपर कंडक्ट कर रही है, एक सेंट्रलाइज्ड सेंटर का है और दूसरा आपका स्टेट है, सो वो डिफरेंट हो जाता है। सिलेबस का पता है, लेकिन सिलेबस लास्ट ईयर में भी हाँ। सेम था। हाँ, हो सकता है कि वो जो बेसिक्स हो या कुछ टॉपिक्स हो जो सेम होगा, वो हो सकता है, बट पेपर पैटर्न और ये सारी चीजें तो बहुत डिफरेंट होती है। इसलिए मुझे लगा इस साल भी कुछ सेम होगा। नहीं नहीं, सेम बिल्कुल कभी नहीं रहता है सेम, 12th का 11th का सारा इसका अलग रहता है, सीबीएसई का, आईसीएससी का भी थोड़ा डिफरेंट रहता ही है, कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें रहते ही है, और स्टेट बोर्ड का भी अलग रहता है, हर स्टेट का भी अलग रहता है, जैसे अभी हम महाराष्ट्र का और दूसरे स्टेट जाओगे तो उनका थोड़ा बहुत बेसिक सब सेम ही रहता है, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज बोल लैंग्वेज, लो, हाँ। वो सारी चीजें अलग होती है। क्योंकि मेरे दोस्त ने भी इकोनॉमिक्स लिया है, हाँ, तो क्या? हाँ, मतलब उसने साइंस लिया, लेकिन ऑप्शन में ऐसे था उनके इकोनॉमिक्स या ओके फिर ओके। आईटी या फिर कोई और हाँ। वैसा। उसने इकोनॉमिक्स लिया तो मुझे बोला कि सेम ही रहेगा सिलेबस, इसने ओके ओके। कुछ लिया कि सेम रहेगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, सेम नहीं रहेगा। सेम होगा इसमें। चलो, सो आज एकदम फुल फ्लेज में स्टार्ट करते फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, व्हाट इज फर्स्ट चैप्टर आपका? क्या है फर्स्ट चैप्टर? बेसिक कंसेप्ट। बेसिक, ओके। सो कल हमने बेसिकली क्या डिस्कस किया था? इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। इकोनॉमी उस पर्टिकुलर जिस एरिया की हम स्टडी कर रहे हैं उस एरिया को, और वहाँ के लोग अपना लाइफ कैसे स्पेंड करते हैं, क्या उनका ऑक्यूपेशन रहता है, क्या उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड रहता है, ये सब किस में कवर होता है? इकोनॉमी में। ओके, और इकोनॉमिक्स में बेसिकली हमने देखा था कि एक सब्जेक्ट है जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं, एंड दैट पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच इज रिलेटेड विद द मनी, मनी वैल्यू, और कुछ ना कुछ उसमें क्या कर रहा है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी आ रहा है। ओके, फिर उसके बाद में हमने देखा था कि देर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकेंड वन इज नॉन इकोनॉमिक। याद आया कुछ? एकदम अचानक से भूल गए थे ना। इकोनॉमी में मतलब मनी से रिलेटेड जो हाँ, रहता फॉर एग्जाम्पल अगर आप जॉब कर रहे हो, आप कोई वर्क कर रहे हो जिसके बदले में आपको कंसिडरेशन में कुछ मिल रहा है, सो दैट इज इकोनॉमिक है, और जो एक्टिविटी। प्रेसिडेंट्स में नहीं करते हाँ, वो नॉन नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, फॉर एग्जाम्पल कुकिंग, यस, कुकिंग, सिंगिंग, डांसिंग। डांसिंग, हम अपने हॉबी के लिए कर रहे हैं, अपने पर्सनल स्पेस के लिए कर रहे हैं, सो वो आपका किस में आएगा? नॉन इकोनॉमिक और एक्टिविटी में। अगर ओके। कोई जॉब कर रहा है हाँ, और वही अगर आपका सिंगिंग आपका प्रोफेशन है तो वो किस में आएगा? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी में। एकदम क्लियर। ओके, उसके बाद हमने देखा था कि बेसिकली इकोनॉमिक्स कहाँ से डिराइव्ड हुआ, तो इकोनॉमिक्स का जो बेसिक है वो कहाँ से आया है? साइंस से आया है। सो साइंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइंस, फर्स्ट इज नेचुरल साइंस एंड सेकेंड वन इज सोशल साइंस। और जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं दैट इज रिलेटेड विद द सोशल साइंस, सोशल साइंस। क्यों रिलेट करता है? क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर हाँ, और बिकॉज जनरल ह्यूमन यस,
बिकॉज सोशल साइंस का फीचर्स ये है कि उसमें हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं और जनरल जो हमारी ह्यूमन टेंडेंसीज होती है उसकी स्टडी करते हैं, और इकोनॉमिक्स में भी सेम चीज है। सो दैट्स व्हाई इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस, नॉट नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस में हम, नेचुरल साइंस के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, ये सारे जिनके लॉ चेंज नहीं होते हैं, टाइम टू टाइम चेंज नहीं होते हैं, बल्कि ह्यूमन तो चेंज होता है ना, आज आज उसका बिहेवियर ये है, कुछ टाइम बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएगी, उनका सोचने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, देन ही विल चेंज। लेकिन जो हम मैथ्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, ये इसके जो लॉज, इसके जो प्रिंसिपल्स रहते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं, सब जगह सेम ही रहते हैं। ओके, so there are two types of science, first is natural science and second one is सोशल साइंस। और जो हमारा इकोनॉमिक्स है वो किस में आता है, सोशल साइंस है। इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की कि इकोनॉमिक्स कहाँ से आया है, सो बेसिकली यहाँ ये क्लियर है हमें कि इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल साइंस है। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस। ओके, उसके बाद हमेशा आप जब भी स्टार्ट करते हो देखना, सबसे पहले आपको आता है ग्रीक वर्ड, या इसके पहले कोई किसी सब्जेक्ट में रहता है लैटिन वर्ड, ये है वैसे ही आपका। सो बेसिकली इकोनॉमिक्स का वर्ड कौन सा है, ग्रीक वर्ड ओइकोनॉमिया। ओके, नॉट ओकोनॉमिया। ओके, सो बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। जब उस टाइम पे, या आई एम टेलिंग जस्ट कंप्लीट में, बेसिकली इस वर्ड का मीनिंग उस टाइम पे ये इसीलिए निकला है, मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड, बिकॉज ये उस बहुत मतलब एशियन टाइम की, बहुत पुराने टाइम की अगर हम बात कर रहे हैं, सो बेसिकली वहाँ क्या होता था, मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मीन्स हम अपना घर कैसे मैनेज करते हैं, सो वहाँ से ये वर्ड आए। यस, यू कैन से। हाँ बोलो। टीचर ने बताया कि इकोनॉमिक्स इकोनॉमिया के वर्ड से आया है। दिस वर्ड ओकोना, नहीं, ये नहीं, स्पेलिंग वही थी, बस आईसीएस की जगह कुछ इकोनॉमिया, आईसीएस की जगह इकोनॉमिया था, आईए ऐसा था। ओके, मे बी, बट यहाँ पे जो आपका ग्रीक वर्ड है ना, जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है कि आपका इकोनॉमिक्स जो ग्रीक वर्ड से आया है, वो यहाँ पे ओ इकोनॉमिया है, मीन्स ओ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, और बेसिकली इस वर्ड का मीनिंग ये होता है कि मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। जैसे अगर हम अपना, सपोज अगर हम स्मॉल लेवल पे बात करें तो हम अपना घर कैसे मैनेज कर रहे हैं, सो वहीं पे ये, वहीं से ये वर्ड आया, मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। तो ये बहुत छोटे लेवल पे हो गया, लेकिन अगर हम एंटायर, यस यू कैन से, कम्युनिटीज नहीं रहते थे तो पर्सनल, हाँ तो पर्सनल ही रहता था, या एग्जैक्टली। सो मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड मीन्स आप अपना घर कैसे मैनेज करते हो। हम बजट बनाते हैं ना, इतना बजट इसके लिए बनाते हैं, कुछ एजुकेशन के लिए, फूड के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, ओवरऑल जो हम अपने घर का बजट बनाते हैं, सो दैट इज मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। ओके, बट अगर हम अभी की बात करते हैं, सो अभी के हिसाब से, आपके हिसाब से क्या होगा इकोनॉमिक्स, ये तो पुराना हो गया, अभी के हिसाब से व्हाट इज इकोनॉमिक्स में बेसिकली क्या होता है, क्या आएगा, मतलब क्यों पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक्स, क्या रीजंस हो सकते हैं। सोच सोच सोच, आराम से सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ह्यूमन बिहेवियर, यस। हाँ, यस, गायत्री। For the management of the area. Yeah, you can say the management, but management is a little bit different. मैनेजमेंट हम आपका जो ओसीएम है उससे रिलेट करेगा मैनेजमेंट। आपने बताया था एक एग्जांपल, याद नहीं आ रहा है क्या, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। देखो, आज के, अगर हम अभी की जनरेशन की बात करें तो मैं ये बोल सकती हूँ क्या कि ह्यूमन वांट्स हमारी क्या है, ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, ऑब्वियसली अनलिमिटेड है। लेकिन रिसोर्सेस अनलिमिटेड है क्या, नो चाहे वो रिसोर्सेस हम नेशनल लेवल पे बात करें या पर्सनल लेवल पे बात करें, हमारे रिसोर्सेस अनलिमिटेड नहीं है। अगर मैं पर्सनल आपकी बात करूं, मेरी बात करूं, तो हमेशा, बिकॉज इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी कि हमारी वांट्स कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकती। अगर एक वांट्स हमारी सेटिस्फाइड होती है, देन सेकंड वांट्स अराइज हो जाती है, सही है ना। अगर आपने आज कुछ डिसाइड किया कि भाई मुझे ये लेना है या ये मोबाइल फोन लेना है, तो क्या
लाइफ में उसके बाद आप कभी कोई मोबाइल फोन नहीं लोगे, ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक ऑब्वियसली लेने वाले हो, जैसे ही थोड़ा टाइम होता है तो आपको लगता है नहीं ये मोबाइल में वो फीचर्स नहीं है, अब मुझे सेकंड मोबाइल लेना है, ओके। या अगर मोबाइल की नीड हमारी सेटिस्फाइड होती है देन यू थॉट कि नहीं अभी हमें बाइक का भी देखना है, ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, उसके बाद और कोई लैपटॉप हो सकता है, टैब हो सकता है। हमारी नीड्स अगर एक नीड्स कंप्लीट हो जाती है देन हमारी ऑटोमेटिकली सेकंड नीड्स अराइज हो जाती है और हमारी वो नीड्स प्रेफरेंस बन जाती है। ये भी होता है आपके पास 3 ऑप्शन रहते हैं लेकिन आपको लगता है कि नहीं अभी तीनों में से मुझे ये चीज पहले करना है, राइट। तो आप किसी एक चीज को प्रेफरेंस दे रहे हो, लेकिन जैसे ही आपकी फर्स्ट चीज सेटिस्फाइड होगी देन ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, दूसरे नंबर की नीड्स आ जाएगी कि नहीं अभी ये करना है। सो वही इकोनॉमिक्स में होता है। बेसिकली इकोनॉमिक्स में आज के सिचुएशन में हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं वो क्या है, लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड बिल्कुल नहीं है, लिमिटेड है। चाहे लैंड हो, कुछ लेवल तक हम उसका प्रोडक्टिविटी एक्सपेंड कर सकते हैं कि अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया में अच्छे से प्रोडक्टिविटी सारे रिसोर्सेज अच्छे यूज करेंगे तो शायद हमारा आउटपुट थोड़ा बहुत बढ़ जाए, लेकिन जो लैंड का रेंज है वो बढ़ सकता है क्या, नहीं बढ़ सकता। और भी जो हमारे पास रिसोर्सेस है, वाटर है, जो सारी चीजें हम यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए, वो अनलिमिटेड है क्या, नहीं वो लिमिटेड है। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है ह्यूमन वांट्स क्या हो रही है, अनलिमिटेड हो रही है। तो बेसिकली हमारा ये रहता है कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज से, जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है, और हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। और उसमें भी हमें ये डिसाइड करना होता है कि वो रिसोर्सेज का कैसा अलोकेशन करना है, मीन्स उसे कैसे डिवाइड करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सब लोगों तक वो चीजें पहुंच सके। यही बेसिकली हमारा, इन चारों वर्ड्स के आगे ही बेसिकली हमारा इकोनॉमिक्स क्या करता है, सारी चीजें इसी वर्ड्स में आने वाली है आपकी। बेसिकली सबसे पहले रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है, एंड सेकेंड चीज वांट तो हमारी अनलिमिटेड है ही, लेकिन हमें रिसोर्सेज का एलोकेशन मीन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का क्या हो सके, वेलफेयर हो सके, उन्हें सर्विस प्रोवाइड हो सके, ओके। यस बिल्कुल, और ऐसा गवर्नमेंट सोचती है, बिकॉज देखो ना गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसे इसलिए क्यों बनती है, बिकॉज गवर्नमेंट ये सोचती है कि ठीक है जो रिच पीपल है वो तो अपनी जो उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, उनका जो वांट्स है, उनकी जो जरूरत है वो सेटिस्फाई कर लेते हैं। लेकिन अभी आपने देखा होगा बहुत सारी स्कीम बनती है, पॉलिसीज बनती है, जैसे जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है हर बार न्यू न्यू पॉलिसीज आती रहती है, बिकॉज सारे लोगों तक रिसोर्सेज पहुंच सके, उनका एलोकेशन इस तरह से किया जाता है कि उन्हें भी कुछ उसका फायदा हो, वेलफेयर हो उनका, इसीलिए यही बेसिकली हमारा इकोनॉमिक्स इसी में डील करता है। क्लियर है, ओके। अब इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या बोलोगे, क्या है आपके हिसाब से, आप बताओ जो आपके मन में आ रहा है। हाँ, एंड रिसोर्सेस आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड, एग्जैक्टली। For the proper allocation of human need. यस यू प्रॉपर एलोकेशन मीन्स हर किसी तक, जो लोग रिच है जिनके पास पैसा है वो तो खरीद के ले ही जाएंगे, ऑब्वियसली उसका पेमेंट कितना भी उसका प्राइस हो वो तो ले ही लेंगे। लेकिन जिनको जो पुअर है, जिनका लेवल वो एक कार्ड रहता है ना, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, हाँ राशन कार्ड रहता है जिसमें ये रहता है कि अगर आपका इनकम लेवल इससे कम है सो यू कैन, वो गवर्नमेंट की आई थिंक शॉप होती है, यू कैन गो देयर एंड परचेज समथिंग, ऐसा कुछ रहता है ना। वो सारी चीजें इसीलिए रहती है बिकॉज जिनका इनकम उतना नहीं है उनको भी कुछ वेलफेयर हो, उनका भी कुछ फायदा हो, इसीलिए। मतलब कार्ड देके वो ले सकते हैं वो जो चाहिए उन्हें। हाँ वो बेसिकली वहाँ क्या रहता है, जहाँ तक मुझे पता है कि एक लिमिट रहता है कि आप इतने केजी तक ग्रेन परचेज कर सकते हो, गेहूँ इतना परचेज कर सकते हो, और वहाँ पे आई थिंक प्राइस कम रहता है मार्केट के कंपैरिजन में, वहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा कम रहता है। लेकिन कुछ कुछ लोग क्या करते हैं उसका वही फेक बना लेते हैं कार्ड और फिर वही ऐसी यूज करते हैं, वो सारी चीजें भी आती है, वहाँ पे करप्शन आ जाता है। इंडिया में हमारे बहुत सारी पॉलिसीज है, पैसा भी पॉलिसीज में बहुत लगता है, जितनी भी पॉलिसीज बनती है बहुत पैसा लगता है, लेकिन आई थिंक जितना पैसा लगता है, अगर पैसा 100% लग रहा है ना, सो उसका जो लास्ट लेवल तक जाते जाते वो ना आई थिंक 20% या 10% भी फायदा मिल जाए ना तो बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि इतना उसमें बीच में करप्शन, फिर
जो स्कीम, जैसे अगर कोई रोड का स्कीम निकल रहा है, टेंडर निकल रहा है, पता है ना आपको क्या 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 होता है, पता है क्या टेंडर? सुना है क्या आपने, टेंडर निकल रहा है, नहीं सुना क्या? टेंडर है वो कोकोनट से नो नो, वो न्यूज़पेपर में आता है ना, या कभी आपने वहां देखा होगा। यस यस, इट्स ओके। वो न्यूज़पेपर में या कभी न्यूज में कि पुणे रेलवे का टेंडर निकला है, सुना है कभी? नहीं सुना? मतलब वो ये क्या जैसे आंदोलन वगैरह वो क्या नहीं, बेसिकली टेंडर ये रहता है, जैसे गवर्नमेंट सारा काम खुद तो नहीं करती ना, जैसे अब रेलवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सो गवर्नमेंट खुद कर रही है क्या, उसने किसी को दिया है करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट दिया है। सो बेसिकली टेंडर मीन्स फिर लोग फॉर्म भर सकते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सो सारे लोगों को तो नहीं मिलता ना, किसी एक को ही मिलेगा, सो वो होता है टेंडर। और गवर्नमेंट जैसे ये पॉलिसीज हो गई, और ये जो राशन कार्ड का हुआ, इस सारे के लिए टेंडर निकलता है, फिर आप फॉर्म भर के। सो बेसिकली उसमें भी करप्शन होता है, हर कोई वो टेंडर लेना चाहता है, क्यों लेना चाहता है? क्योंकि बहुत पैसा है उसमें। या अगर रोड का है तो जो इंजीनियर लोग भरते हैं फॉर्म, सो उसमें भी करप्शन बहुत रहता है, बहुत इन द सेंस कि पता चल रहा है 5 साल बाद वो ब्रिज ही, अभी बीच में कौन से तो हुआ है, आई थिंक स्टेट में, बिहार में कोई ब्रिज का बहुत इशू हुआ है। हाँ, एंड ब्रीच कंप्लीट भी नहीं हुआ, उसके पहले ही वो डिस्ट्रॉय हो गया। मतलब सोचो आप लोग, कितनी कंडीशन खराब है। बिहार में वो ऐसी चीजें कॉमन है। हाँ, लेकिन लिटरली कंप्लीट नहीं हुआ, उसके पहले ही वो एटलीस्ट एक बार बन जाता, उसके बाद टूटता तो समझ आता। उधर तो मतलब ऐसे बता रहा हूँ एडमिशन प्रोसेस के भी रहते हैं ना, हाँ, उधर उधर भी वो करप्शन रहता है। करप्शन रहता है। यहाँ तक कि 12th के जो मार्कशीट्स आते हैं, मार्क्स आते हैं, पूरा पूरा बिहार एंड उत्तर प्रदेश इज लाइक बहुत ज्यादा वहाँ पे सेटिंग्स चलती है। ओके, सो बेसिकली हम कहाँ थे? हम थे इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स का अगर हम मॉडर्न टर्म की बात करें, तो हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, और हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, और उसके थ्रू हमें ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्ट ये रहता है कि जो पुअर लोग हैं उन तक भी क्या पहुंचे, बेसिक जो वेलफेयर की चीजें हैं वो उन तक भी पहुंचे। तो हमें रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे करना है, ओके ये। उसके बाद अभी अच्छा मुझे ये बताओ, आपने कौटिल्य का के बारे में सुना है क्या? कौटिल्य, इसका सेकंड नाम पता है क्या? अगर आपने स्टडी नहीं किया है तो, और कुछ सुने हो? हाँ, क्या क्या पढ़े उससे रिलेटेड, या क्या बताया था उन्होंने आपको? बताया था तो उन्होंने इकोनॉमिक्स में हाँ, यस इन्वेंशन मतलब ऐसे कैसे टाइप ऑफ मनीज करेंसी उसके बारे में बहुत कुछ फाइंड किया है। यस। और भी एक चीज बताई। और कुछ याद आ रहा है क्या कि उनका सेकंड नाम क्या है? समथिंग कुछ कौटिल्य। सेकंड नाम बहुत बचपन में होते हैं। हाँ, बचपन में आपने स्टोरी सुनी होगी ना। ओके, सोहम नहीं, गायत्री नहीं। अच्छा, चाणक्य के बारे में तो सुना है ना? चाणक्य के बारे में सुना है? क्या सुना है चाणक्य के बारे में? अशोक का हाँ, यस, वो उसमें सीरियल में ना। हाँ, ओके। हाँ, कहाँ सुना है चाणक्य के? वो ये थे ना। हाँ लेकिन ऐसा इन्वेंशन का जो हाँ, ओके, बताओ कहाँ सुना है चाणक्य का? ओके, सो बेसिकली हम जो यहाँ पे बहुत हिस्ट्री में जा रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे जो कौटिल्य व्यू जो आपको दिया है ना, ये किसी के बारे में नहीं, ये जो हमारे चाणक्य थे उनके बारे ही में ही बात कर रहे हैं। और ये कौन से पीरियड में था? जो मौर्य, उस समय मौर्य एम्पायर था ना, उस समय वो थे। और वहाँ के लिए बहुत मतलब फिलोसॉफी सजेस्ट करना, एंड ही वाज द, मतलब उस टाइम पे उन्होंने बहुत, उस टाइम पे सोच लो जब वहाँ पे कई मनी अर्थशास्त्र जैसा कुछ हुआ भी नहीं करता था, उस टाइम पे उन्होंने वर्ड निकाला था। और वर्ड उन्होंने निकाला था अर्थशास्त्र, जो आपका हिंदी वर्ड है ना इसका इकोनॉमिक्स का, दैट इज अर्थशास्त्र। और ये वर्ड उन्होंने निकाला था। सो बेसिकली अर्थ मीन्स क्या होता है? वेल्थ। अर्थ मीन्स वेल्थ, वेल्थ पैसा, और शास्त्र मीन्स साइंस, मीन्स या जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की हम स्टडी कर रहे हैं। सो अर्थशास्त्र को अगर हम डिवाइड करें, सो अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन साइंस। और उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी कि बेसिकली अर्थशास्त्र मीन्स इकोनॉमिक्स क्या है? जो किससे, साइंस इज एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग ऑफ वेल्थ,
हम क्या कर रहे हैं, वेल्थ एक्वायर कर रहे हैं। एक्वायर कर रहे हैं मीन्स वेल्थ हमारे पास आ रही है और उसको हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, इसका स्टडी हम कहाँ करते हैं, अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र इज इक्वल टू इकोनॉमिक्स। ओके, सो बेस इकोनॉमिक्स का फर्स्ट डेफिनेशन ये था। हाँ, ये उस टाइम पे बोल सकते हैं, इट्स नॉट फर्स्ट डेफिनेशन, लेकिन उन्होंने जो वर्ड निकाला था ना अर्थशास्त्र, दैट इज द फर्स्ट डेफिनेशन, कि उनका था बोलना कि अर्थशास्त्र किससे डील करता है, कि साइंस ऑफ एक्वायरिंग। उन्होंने क्या वर्ड यूज किया है, साइंस वर्ड यूज किया है। साइंस मीन्स देयर इज अ सब्जेक्ट जो एक्वायर करता है। एक्वायर करता है मीन्स पैसा। एक्वायर वर्ड का मीनिंग होता है पैसा कहाँ से आ रहा है और हम उस पैसे को कैसे मैनेज कर रहे हैं। ये बेसिकली कहाँ डिस्कस होगा, अर्थशास्त्र में, ठीक है। और बेसिकली उन्होंने किससे रिलेट किया कि ये जो आपका ट्रिसिस रहेगा ये पॉलिटिकल इकोनॉमी, मतलब उन्होंने अर्थशास्त्र को किससे रिलेट किया, पॉलिटिकल इकोनॉमी में। अगर हमारा अर्थशास्त्र हमारी कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन वो डायरेक्टली किससे रिलेट करता है, उस समय वो बता रहे थे। लेकिन ये चीज बिल्कुल आज भी सही है। आज भी हमारा जो बेसिक इकोनॉमी है वो किससे डिपेंड करता है, अगर हमारी गवर्नमेंट सही है, गवर्नमेंट स्टेबल है, गवर्नमेंट हमारा अच्छा काम कर रही है, तो ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करने वाली है। सो पॉलिटिक्स से ये ऑब्वियसली रिलेट करता है। हर साल देखना, हर 5 ईयर्स में अगर चेंज होती है तो पॉलिसीज भी चेंज हो जाती है। मतलब क्या पहली पॉलिसीज खराब रहती है क्या, नहीं, लेकिन उनको आगे क्या करना रहता है, हाँ बेटर करना रहता है, और उनके हिसाब से नहीं इतना इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, इसमें इतना हटाओ, तो वो सब चेंज हो जाता है। सो बेसिकली अर्थशास्त्र किससे रिलेट करता है, पॉलिटिकल इकोनॉमी से, और दोनों इंटर रिलेटेड है। अगर अर्थशास्त्र बेस इकोनॉमी में कुछ चेंज होगा तो उसका असर कहाँ होगा, हमारे पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल इकोनॉमी में। और अगर पॉलिटिकल इकोनॉमी में चेंज होगा तो किसमें इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी कंट्री की इकोनॉमी में। ओके, क्लियर है। सो ये कौटिल्य वही है, कोई और नहीं, वो जो जिनका सेकंड नाम है चाणक्य, जिसके बारे में हमने बहुत सुना है ना, उस टाइम पे मौर्य पीरियड में ये थे ना, वही है। ओके, और यहीं से आपका उन्होंने वर्ड निकाला है अर्थशास्त्र। अभी भी आपका इकोनॉमिक्स का हिंदी जो नेम है वो यही है, अर्थशास्त्र। बेसिकली अर्थ मीन्स क्या होता है, पैसा होता है ना, और शास्त्र मीन्स जो सब्जेक्ट की हम स्टडी कर रहे हैं। हाँ, सो मे बी आपको उसका जो सेकंड, देखो हम यहाँ देखते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में, हाँ यस, बिकॉज अलग नेम है ना, सो कौटिल्य। कौटिल्य यहाँ आपका इसीलिए लिखा है बिकॉज जो आपकी टेक्स्ट बुक में ऑफिशियल है, लेकिन हम जिसे ज्यादा जानते हैं वो चाणक्य है। जैसे आप लोगों ने बुक्स में पढ़ा होगा या कभी बुक्स भी आती है, चाणक्य की नीति, उनकी फिलोसॉफीज क्या थी, तो वहां पे चाणक्य वर्ड ज्यादा यूज होता है, बट आपकी टेक्स्ट बुक में उनका नेम जो है कौटिल्य करके दिया है। यस, देखो यहाँ पे दिया है मौर्य पीरियड में, और उन्हें क्या बोला जाता था, चाणक्य और विष्णुगुप्ता। ओके, सो उनका सेकंड नाम क्या था, चाणक्य। ओके, और बेसिक उनका उन्होंने किस पे फोकस किया कि गवर्नमेंट का, स्टेट और गवर्नमेंट का क्रूशियल रोल रहता है। मीन्स अगर हमारी इकोनॉमी सही जा रही है या नहीं जा रही है, इसमें सबसे बड़ा रोल किसका रहता है, गवर्नमेंट का या स्टेट का। ओके, एंड सेकंड उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया, हाँ बोलो। यस, नहीं होता था, लेकिन उस समय एक एम्पायर तो होता था ना। जैसे यहाँ पे आप क्या लिखा है, कौन से पीरियड में थे वो, मौर्य पीरियड में, और वहां पे उस समय एम्पायर किसका था, मौर्य शासन उनका चलता था ना। सो इसीलिए अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो गवर्नमेंट या स्टेट। ओके, बेसिक फोकस उसमें उन्होंने किस पे किया है, वेल्थ, और एज वेल एज उसका क्या होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए। ओके, और सबसे, हाँ, और थर्ड बेसिक चीज उन्होंने ये बताई है कि अगर हमें अपना गवर्नेंस, अगर हमें अपना जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर वो हमें सही रखना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन की रिक्वायरमेंट होगी। ये उन्होंने उस टाइम पे बताया था। मतलब अगर आपके पास सही इक्विपमेंट नहीं है, सही चीजें नहीं है, तो उसके बिना आप एक गुड गवर्नेंस नहीं बना सकते। ओके, और लास्ट उन्होंने किससे, पॉलिटिकल आइडिया को किससे कंपाइल किया था, अर्थशास्त्र से। कैसे कंपाइल किया था, अभी हमने फर्स्ट में भी देखा था कि उन्होंने क्या बताया कि पॉलिटिकल और इकोनॉमी दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड है। मतलब अगर एक में चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली दूसरे में अफेक्ट होने वाला है। ओके,
चलो आप पहले अब इतना नोट डाउन कर लो, इतना पढ़ लियो, पता चला सब आपके ऊपर से निकल जाएगा। वो भी नोट करना साइंस। हाँ यहाँ क्वार्टरली व्यू से स्टार्ट करते हैं या पहले, अच्छा आपने यहाँ का भी नहीं किया था ना कल? हाँ लेट हो, ओके कर लीजिए। हर सब्जेक्ट का अपना ही एक हिस्ट्री होता है ना, हमें लगता है कि मतलब उस टाइम पे लोग क्या ही पढ़ते होंगे। मैथ्स का भी वो इनोवेशंस हजार डिसीज। आप 10th में थे तो आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता था, जैसे जिसमें इंटरेस्ट? मेरे को मैथ्स लगता था, सोशल साइंस। आपको हिस्ट्री? सबसे ज्यादा ज्योग्राफी। ओके। गायत्री आपको हिस्ट्री? हिस्ट्री और सिविक्स में वो टीचर पे डिपेंड करता है। हाँ या ये भी एक पॉइंट सोच है। हिस्ट्री सिविक्स टीचर बहुत हाँ। लाइक स्टोरी में बताती थी। हाँ चारों इसके लिए एक ही टीचर। ओके हाँ, इकोनॉमिक्स के लिए भी वही टीचर, हिस्ट्री के लिए भी वही, ओके सिविक्स के लिए भी वही, और ज्योग्राफी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता ओके। है। मैथ्स में कैलकुलेशन था तो उसके कारण हाँ फर्स्ट